नमस्कार दोस्तों, आप सभी का कृषि ज्ञान शिखा में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम देखेंगे यूपी ट्रिपल एस सी AGTA का क्वेश्चन पेपर PYQ 2025 का। तो दोस्तों चलिए देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, गाय के स्तनपान के किस चरण में स्तन शोथ के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील होती है। तो जो गाय होती हैं वो किस चरण में स्तन शोथ के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील होती हैं। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, बछड़े के जन्म के समय का संक्रमण काल, जिसमें हार्मोनल और प्रतिरक्षा परिवर्तन शामिल होते हैं। आगे बढ़ते हैं। हम अब देखते हैं अपने दूसरे प्रश्न को। FSSAI के निर्देशों के अनुसार खाद्य उत्पादक पशुओं के लिए वाणिज्यिक पशु आहार हेतु किस मानक का अनुपालन किया जाना चाहिए। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, IS 2052 का के अनुसार BIS प्रमाणन। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 को देखते हैं। भारतीय बीज प्रमाणीकरण प्रबंधन प्रणाली के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन आधार बीज का सही वर्णन करता है। तो दोस्तों जो आधार बीज है ये प्रजनक बीज से तैयार किया जाता है और इसको जो है इसको IMSCS मानकों को पूरा करना होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, इसका उत्पादन प्रजनक बीज से किया जाता है और इसे IMSCS मानकों को पूरा करना होता है। दोस्तों इसमें जो है एक बात का और ध्यान रखना, आप इसमें 5 ऑप्शन दिए जाते हैं। तो जो है उपयुक्त में से कोई भी नहीं, कई प्रश्नों में ऐसा हुआ है जिसमें ये आंसर सही हुआ है। तो आप लोग प्रैक्टिस करते समय इस बात का ध्यान रखिएगा कि इसमें 5 ऑप्शन दिए जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। सटीक क्षेत्र विश्लेषण के लिए प्रतिनिधि मृदा नमूना प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मृदा नमूनाकरण पैटर्न आधिकारिक रूप से अनुशासित है। दोस्तों इसमें जो है इसका सही ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर डी है, जिगजैग विधि। वैसे दोस्तों यादृच्छिक विधि का भी जो है प्रयोग किया जाता है, लेकिन जो है उसमें जो आधिकारिक रूप से अनुशासित है वो जिगजैग विधि है। आगे बढ़ते हैं, हम अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी भारत में MSP प्रणाली के तहत केंद्रीय पूल के लिए अनाज और मोटे अनाज की खरीद के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है। तो दोस्तों जो मोटे अनाज और अनाज की खरीद के लिए जिम्मेदार है वो भारतीय खाद्य निगम है। हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें डी ऑप्शन सही है, भारतीय खाद्य निगम। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव में महत्वपूर्ण योगदान नहीं देती है। दोस्तों इसमें ऑप्शन है मीथेन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और ई ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका बी ऑप्शन सही है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है ये ग्रीन हाउस गैस में नहीं आती है। हम अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। क्रेब्स चक्र में प्रवेश करने से पहले पार्विक अम्ल को ऑक्सीडेटिव रूप से डीऑक्सिलेट करने पर तत्काल बनने वाला उत्पाद क्या है। तो दोस्तों तत्काल बनने वाला जो उत्पाद है वो इस एसिटाइल कोएंजाइम है। इसमें जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व जड़ के विकास को बढ़ावा देता है और पौधों में प्रारंभिक वृद्धि का समर्थन करता है। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है वो ए है, जड़ वृद्धि और बीज विकास के लिए फास्फोरस जो है आवश्यक होता है, ये बढ़ावा देता है। चलते अपने अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन डेयरी प्रसंस्करण और बुनियादी ढांचा विकास निधि DIDF योजना को लागू करने के लिए जिम्मेदार है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम। चलिए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 10। लेप्टोस्पायरोसिस
निम्नलिखित के संपर्क से फैलता है। तो दोस्तों जो लेप्टोस्पाइरोसिस है ये मूत्र के संपर्क से फैलता है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। देखते हैं अगले प्रश्न को। मोटे अनाज मिलेट्स के बारे में जागरूकता बढ़ाने तथा उत्पादन और खपत को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही है। भारत ने 2018 में मोटे अनाज को न्यूट्री अनाज के रूप में पुनः ब्रांड किया गया तथा इसके पश्चात संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज यानी मिलेट्स वर्ष घोषित किया गया। चलते हैं हम अगले प्रश्न को। प्रश्न नंबर 11 प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। नीचे दिए गए कीटों में से कितने दलहन पर आक्रमण करते हैं? दोस्तों मैं इसमें ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं कर रही हूँ, आपको सीधा सीधा आंसर बता रही हूँ। बाकी इसको जो है हम बाद में देखेंगे। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए सही है। इसमें दो कीट ऐसे हैं जो दालों पर आक्रमण करते हैं। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गेहूं की फसल को प्रभावित करता है जिससे पर्ण कीट यानी लीफ रस्ट रोग होता है? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर ई सही होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। आगे चलते हैं हम, प्रश्न नंबर 14। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसे हम शॉर्ट में मनरेगा कहते हैं, के तहत एक वित्तीय वर्ष में ग्रामीण परिवारों को कितने दिनों की मजदूरी रोजगार की गारंटी दी जाती है? तो दोस्तों इसमें जो है वो 100 दिन की जो है मजदूरी रोजगार की गारंटी दी जाती है। देखते हैं अगला प्रश्न। बीज प्रतिस्थापन दर शब्द से क्या तात्पर्य है? SRR, जिसे शॉर्ट में SRR कहते हैं। तो दोस्तों इसका जो सही है वो ऑप्शन नंबर डी है। कुल रोपित फसल क्षेत्र में से खेत से संरक्षित बीजों के बजाय प्रमाणित गुणवत्तापूर्ण बीजों का उपयोग करके बोए गए क्षेत्र का प्रतिशत, इसे जो है क्या कहते हैं? बीज प्रतिस्थापन। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा काले चने का सही वानस्पतिक नाम दर्शाता है? तो दोस्तों इसमें काला चना जो है वो हिंदी में काला चना उड़द को कहते हैं और इंग्लिश में इसे ब्लैक ग्राम कहते हैं। लेकिन कहीं कहीं जो है चने को भी काला चना कहा जाता है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए है, बिगना मूंगो। पर आयोग की तरफ से इसमें संशोधन किया गया था और इसमें एक ये पूर्ण अंक दिया गया था इसमें। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न नंबर 17। राष्ट्रीय पौध स्वास्थ्य प्रबंधन संस्थान के अनुसार भंडारण के लिए अधिकतम सुरक्षित नमी की मात्रा चावल, धान के लिए और गेहूं के लिए है ताकि फसल के खराब होने और संक्रमण से बचाया जा सके। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो 14% और 12% है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न नंबर 18। यांत्रिकीकृत बुआई को सुविधाजनक बनाने के लिए बीजों को बड़ा और एक समान आकार देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों यांत्रिकृत बुआई को सुविधाजनक बनाने के लिए जो विधि प्रयोग में ली जाती है वो बीज प्लेटिंग है। इसमें जो होता है बीज को समान आकार में बनाया जाता है ताकि उसकी बुआई सही यांत्रिकी विधि द्वारा सही से की जा सके। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी है। चलिए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन सा रिले क्रॉपिंग को सही ढंग से परिभाषित करता है? तो रिले क्रॉपिंग को जो परिभाषित, इसका ऑप्शन नंबर जो सही होगा वो डी है। पहली खड़ी फसल की कटाई से पूर्व दूसरी फसल उसमें बोना। रिले क्रॉपिंग जो होता है इसमें एक फसल की कटाई से पूर्व ही उसमें दूसरे फसल की बुआई कर दी जाती है, उसे रिले क्रॉपिंग कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं प्रश्न नंबर 20।
निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने सहकारी विस्तार सेवा की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया? तो दोस्तों इसमें जो आंसर होगा वो आंसर नंबर डी सही होगा। ऑप्शन नंबर डी, स्मिथ लीवर अधिनियम 1914। आगे बढ़ते हैं, हम प्रश्न नंबर 21 देखते हैं। डिजिटल एकीकरण और लेन देन में पारदर्शिता के माध्यम से कृषि विपणन को आधुनिक बनाने के लिए नीति आयोग द्वारा किस संस्थागत तंत्र को बढ़ावा दिया गया? तो दोस्तों डिजिटल एकीकरण और लेन देन में पारदर्शिता के लिए जो है वो राष्ट्रीय कृषि बाजार, जिसे ई नाम के नाम से जानते हैं, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। किस प्रकार के मृदा अपरदन की विशेषता आरक्षित मिट्टी पर छोटे बमों की तरह काम करने वाली वर्षा की बूंदों की बमबारी है, जिसके कारण मृदा कण अलग हो जाते हैं, विघटन होता है और पपड़ी का निर्माण होता है, जिसे अंतः संयदन कम हो जाता है। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, स्प्लैश अपरदन जो होता है इसके कारण होता है। आगे बढ़ते हैं, हम प्रश्न नंबर 23 देखते हैं। अनुवांशिकी के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो दोस्तों इसमें जो है जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से एक भी नहीं है, तो इसका सही आंसर है उपयुक्त में से कोई नहीं। अनुवांशिकी के जो जनक हैं वो ग्रेगर जॉन मेंडल को माना जाता है, तो इसमें जो है वो नहीं है, इसलिए इसका सही आंसर है उपयुक्त में से कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न नंबर 24। बैसिलस थ्यूरोजिएंसिस, जिसे बीटी भी कहते हैं, का उपयोग करके किस कीट को प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया जाता है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, कैटरपिलर। आगे बढ़ते हैं, आंसर नंबर क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। नाशवान वस्तुओं के परिरक्षण के लिए प्रयुक्त शून्य ऊर्जा शीत भंडारण का अंतर्निहित सिद्धांत क्या है? तो दोस्तों ये जो है शून्य ऊर्जा शीत के भंडारण के लिए जो इसका सिद्धांत है वो वाष्पीकरण शीतलन है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे बढ़ते हैं, हम प्रश्न नंबर 26 देखते हैं। जिला स्तर पर विकेंद्रीकृत निर्णय लेने और किसान नेतृत्व वाले कृषि योजना को बढ़ावा देने के लिए विस्तार सुधार योजना के तहत निम्नलिखित में से कौन सा संस्थागत तंत्र पेश किया गया था? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 27। बैसिलस सबटिलिस पौधों को पर्यावरणीय तनाव सहन करने में मदद करता है, तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, तनाव प्रतिक्रिया जीन और फाइटोहार्मोन की अभिव्यक्ति को प्रेरित करता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हम देखते हैं प्रश्न नंबर 28। भारत सरकार के अनुसार ई किसान उपज निधि फसल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों इसमें जो है इसका सही ऑप्शन नंबर डी है, यह किसान को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से फसल बीमा लाभ प्राप्त करने के लिए एक डिजिटल मंच प्राप्त करता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आप लोग प्रश्न देख ही रहे होंगे कि प्रश्न का लेवल क्या है, इसमें अच्छे खासे प्रश्न दिए गए हैं और जो पेपर का लेवल है वो भी आयोग ने बहुत अच्छा रखा है। आगे बढ़ते हैं, हम प्रश्न नंबर 29 देखते हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय के वाटरशेड विकास परियोजनाओं के लिए सामान्य दिशा निर्देशों के अनुसार क्लस्टर दृष्टिकोण के तहत भूजल विज्ञान हाइड्रोलॉजिकल इकाइयों की विशिष्ट आकार सीमा क्या है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, 1000 से 50,000 हेक्टेयर। आगे बढ़ते हैं, हम प्रश्न नंबर 30 देखते हैं। कृषि पहल के संदर्भ में संक्षिप्त शब्द आर्या का अर्थ क्या है? तो दोस्तों इसका जो अर्थ है वो और इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, कृषि में युवाओं को आकर्षित करना और उन्हें बनाए रखना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं प्रश्न नंबर 31। निम्नलिखित में से कौन सी योजना प्राकृतिक आपदाओं, कीटों और बीमारियों से होने वाले नुकसान के खिलाफ किसानों को किफ़ायती फसल बीमा प्रदान करने पर केंद्रित है? तो दोस्तों इसका जो ये तो लगभग जानते ही होंगे बच्चे,
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। आगे आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न नंबर 32। मृदा एवं जल संरक्षण में कौन सा मौलिक दृष्टिकोण अपनाया जाता है जहां रिज टू वैली उपाय वन रोपण और स्थान जल संरक्षण को सम्मिलित करते हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, वाटर सेट दृष्टिकोण। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 33 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक जेनेटिक पशुजन्य रोग है जो दूषित दुग्ध के सेवन से मनुष्य में फैल सकता है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो यक्ष्मा है, ट्यूबरकुलोसिस। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यक्ष्मा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 34 देखते हैं। निम्नलिखित घटकों पर विचार कीजिए। पैक हाउस, पकने वाला कक्ष यानी राइपनिंग चेम्बर, प्री कूलिंग यूनिट, इसमें से कौन से एकीकृत कटाई उपरांत प्रबंधन परियोजना का हिस्सा है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, क्योंकि ये तीनों जो है वो कटाई उपरांत प्रबंधन परियोजनाओं का हिस्सा है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है इसका, 1, 2 और 3। आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं प्रश्न नंबर 35। निम्नलिखित में से कौन सा जैव उर्वरक फलीदार पौधों के साथ सहजीवी संबंध में नाइट्रोजन को स्थिरीकृत करता है? तो दोस्तों ये हम सबको ही पता है, राइजोबियम होता है। ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 36। मूंगफली आधारित पनीर के उत्पादन के लिए ICAR CIPHET विकसित प्रौद्योगिकी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है। उत्पाद की सेल्फ लाइफ 4 से 5 डिग्री पर 10 दिन और 20 डिग्री सेल्सियस पर 20 दिन तक होती है। अब पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 27 की ओर। भैंस की किस नस्ल को इसकी उच्च दुग्ध उत्पादन और अनुकूलनशीलता के कारण भारत का काला सोना कहा जाता है? तो दोस्तों जो काला सोना है वो मुर्रा को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न। डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत विशिष्ट भूमि पार्सल पहचान संख्या ULPIN किस आधार पर तैयार की जाती है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, देशांतर अक्षांश और भूकर मानचित्र। आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं अपना प्रश्न नंबर 39। पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत 2 खुर वाले पशुओं को प्रभावित करने वाले किस विषाणु रोग को अर्धवार्षिक टीकाकरण के लिए प्राथमिकता दी जाती है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, खुरपका मुंहपका रोग, MFT रोग। आगे बढ़ते हैं, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति 29 मई 2025 के अनुसार किस खरीफ फसल को 2025-26 सीजन के लिए सबसे अधिक MSP वृद्धि प्राप्त हुई है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, रामतिल, जिसे नाइजर सीड कहते हैं, 820 रुपये प्रति कुंटल। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपना प्रश्न नंबर 41। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं प्रश्न नंबर 41। भारत में OECD बीज योजना के लिए किस प्राधिकरण को राष्ट्रीय नामित प्राधिकरण NDA के रूप में नामित किया गया है? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, संयुक्त सचिव बीज कृषि एवं सहकारिता विभाग। आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं प्रश्न नंबर 42। बीज नियम 1968 के अनुसार यदि किसी बीज कंटेनर में मानव या कशेरुकी जानवरों के लिए हानिकारक रसायन से उपचारित बीज है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन लेबल पर शामिल किया जाना चाहिए? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, भोजन, चारे या तेल के प्रयोजनों के लिए उपयोग ना करें।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों आप लोग देख रहे होंगे प्रश्न कैसे बने हैं। कुछ तो हैं जो बहुत सिंपल हैं और बाकी प्रश्न एक अच्छे लेवल के प्रश्न हैं। आगे बढ़ते हैं, हम प्रश्न नंबर 43 देखते हैं। हाँ, जो है हाइड्रोथोट्स संबंधित है। तो दोस्तों हम ये प्रश्न बहुत सामान्य प्रश्न है, आप भी जानते होंगे। इसका संबंध बिंदु स्राव से है, जिसे हम गटिशन कहते हैं। तो इसका जो है बी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न नंबर 44। बागपत उत्तर प्रदेश, दुर्गापुरा राजस्थान और रांची झारखंड में 2021-22 के दौरान बहुस्थान क्षेत्र परीक्षणों में ICARI के किस बीज उपचार फार्मूलेशन ने पारंपरिक कवकनाशकों से बेहतर प्रदर्शन करते हुए चने में विल्ट और जड़ सड़न को प्रभावी ढंग से कम किया है? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए, पूसा एसएसटी ट्राइकोडर्मा हर्जियनम IARI-P4 बीज ड्रेसिंग। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं प्रश्न नंबर 45। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत जल संभर यानी वाटर शेड विकास घटक को लागू करने के लिए कौन सा केंद्रीय मंत्रालय उत्तरदायी है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 46। मैनेज के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भारत में कृषि विस्तार शिक्षा का माना गया सिद्धांत नहीं है? तो इसका जो सही आंसर है केंद्रीकृत योजना का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं प्रश्न नंबर 47। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विशेष रूप से आकार के आधार पर फलों के वर्गीकरण यानी ग्रेडिंग के लिए डिजाइन किया गया है और आमतौर पर ऑपरेशन ग्रीन्स योजना के तहत सरकार द्वारा समर्थित पैक हाउस में लगाया जाता है? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर ए है, आनत झुका हुआ बेल्ट ग्रेडर। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 48। भारत में आधिकारिक बीज प्रमाणीकरण प्रक्रियाओं के अनुसार विनियामक मानकों द्वारा अनिवार्य किए जाने पर बीज लॉट की आनुवंशिक शुद्धता को सत्यापित करने के लिए कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों हम सबको पता है बीज प्रमाणीकरण के लिए जो प्रयोग किया जाता है उसकी शुद्धता ग्रो आउट परीक्षण होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं प्रश्न नंबर 49। पादप प्रजनन में हेटेरोसिस को के नाम से जाना जाता है। तो हेटेरोसिस जो है उसे हाइब्रिड विगोर के नाम से जाना जाता है। इसका जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो सही है, हाइब्रिड विगोर। आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं प्रश्न नंबर 50। निम्नलिखित में से कौन सी तेल की खली खाद्य और पशुओं को खिलाने के लिए उपयुक्त नहीं है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। जो है इसमें थर्ड को छोड़कर बाकी जो है वो पशुओं के खिलाने के लिए उपयुक्त नहीं है। जैसे आरंडी की खली हो गया, नीम की खली, महुआ की खली, ये तीनों जो है ये पशुओं को खिलाने के लिए उपयुक्त नहीं है। आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं प्रश्न नंबर 51। NCAP राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के आंकड़ों के अनुसार गोरखपुर शहर उत्तर प्रदेश ने वित्त वर्ष 19-20 में वार्षिक औसत PM10 सांद्रता 280 माइक्रोग्राम प्रति मीटर क्यूब दर्ज की। वित्त वर्ष 2021-22 में लक्ष्य में कमी 138 माइक्रोग्राम प्रति मीटर क्यूब थी और वास्तविक सांद्रता 142 माइक्रोग्राम प्रति मीटर क्यूब प्राप्त हुई। इसके आधार पर जो है PM10 सांद्रता में इकाई कमी क्या थी? दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, 138 माइक्रोग्राम प्रति मीटर क्यूब। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 52। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB द्वारा विकसित संतुलित राशन फार्मूलेशन सॉफ्टवेयर का नाम क्या है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है,
पशु पोषण। आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं प्रश्न नंबर 53। निम्नलिखित में से किसे जटिल कॉम्प्लेक्स उर्वरक के रूप में वर्गीकृत किया जाता है? तो दोस्तों वो हमें पता है, कॉम्प्लेक्स उर्वरक में जो है वो आता है DAP, डाई अमोनियम फास्फेट। तो उसके हिसाब से ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे बढ़ते हैं। उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के अनुसार राइजोबियम आधारित जैव उर्वरक के तरल फार्मूलेशन में आवश्यक प्रति मिलीमीटर न्यूनतम व्यवहार्य कोशिका गणना कितनी है? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, 1 × 10⁸ CFU प्रति ml। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 55। उत्तर प्रदेश सरकार ने खेती को वैश्विक कार्बन क्रेडिट बाजार से जोड़ने के लिए कौन सी पहल शुरू की है? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, कृषि वानिकी कार्बन वित्त परियोजना। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 56। कौन सी रेशम कीट प्रजाति शहतूत रेशम का उत्पादन करती है और भारत में वाणिज्यिक रेशम उत्पादन के लिए उसका बड़े पैमाने पर कीट पालन किया जाता है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, बॉम्बेक्स मोरी। आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं प्रश्न नंबर 57। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम NAMP के तहत निगरानी किए जाने वाले मानदंड वायु प्रदूषकों की सूची में शामिल नहीं है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, अमोनिया। अमोनिया का जो कंसंट्रेशन होता है वो सबसे कम होता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न नंबर 58। भारत में राष्ट्रीय कृषि बाजार ई-नाम प्लेटफॉर्म आधिकारिक तौर पर कब लॉन्च किया गया था? तो ई-नाम जो प्लेटफॉर्म है इसको 14 अप्रैल 2016 में लॉन्च किया था। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम आंसर नंबर 59। निम्नलिखित में से कौन सी फसल लघु मोटे अनाज के रूप में वर्गीकृत है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है, इस पेपर के हिसाब से जो आयोग ने इसमें पूर्ण अंक दिए थे, ये भी एक ऐसा क्वेश्चन था जिसको बच्चों ने चैलेंज किया था, क्योंकि इसमें रागी और कोदो दोनों दिया गया था। तो इसका जो है सही आंसर होगा, इसमें दोनों ऑप्शन है। तो लघु मोटे अनाज में रागी और कोदो दोनों को रखा जाता है। तो इसमें तो आयोग ने पूर्ण अंक दिए थे, बाकी आंसर इसमें लगाना था उपयुक्त में से कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न नंबर 60। निम्नलिखित में से कौन सी फसल अपनी नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्षमता के लिए जानी जाती है और फसल चक्र में उपयोग की जाती है? तो दोस्तों इसमें फसल चक्र में जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए ज़्यादातर हम दलहनी फसलें, लेग्यूम क्रॉप ही लेते हैं। तो उसके हिसाब से सरसों जो है, चना जो है वो सही है, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI के मानदंडों के अनुसार रेडी टू सर्व फ्रूट बेवरेज का उत्पाद जब कठोर कंटेनर में पैक किया जाता है तो कंटेनर की जल क्षमता जो है वो 90% से कम नहीं होनी चाहिए। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं प्रश्न नंबर 62। गंधी बग निम्नलिखित में से किस फसल का एक पहचाना गया कीट है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, गंधी बग जो है वो चावल का कीट है। आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं प्रश्न नंबर 63। निम्नलिखित फसलों का उनके सही वर्गीकरण श्रेणी से मिलान कीजिए। तो दोस्तों देखते हैं, चावल जो है, चावल एक अनाज फसल है, ठीक है। गन्ने को नकदी फसल में रखा जाता है। मूंगफली जो है ये एक तिलहनी फसल है। जूट जो है ये रेशेदार फसल है। तो इस हिसाब से इसका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी है। आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं प्रश्न नंबर 64। फूल गोभी में किस पोषक तत्व की कमी से विप्टेल विकार होता है?
तो दोस्तों जो है फूल गोभी में मॉलिब्डेनम की कमी से जो है वो विप्टिल होता है। आगे बढ़ते हैं, इसका जो है ऑप्शन नंबर डी सही है, मॉलिब्डेनम। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 65। ये एक अभिकथन और कारण वाला प्रश्न है, तो हम देखते हैं इसको। राष्ट्रीय बीज नीति गांव स्तर पर बीजों के भंडारण को बढ़ावा देती है, और कारण क्या दिया गया है, इससे प्राकृतिक आपदाओं या अप्रत्याशित स्थितियों के दौरान बीजों की तत्काल उपलब्धता सुनिश्चित होती है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है। अभिकथन और कारण दोनों सत्य हैं। अभिकथन ए और कारण आर दोनों सही हैं, और कारण अभिकथन की सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं प्रश्न नंबर 71। ईमेल क्रिया सूची का उनके परिणाम सूची से मिलान कीजिए। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब हमारे ये कंप्यूटर के प्रश्न शुरू हो गए। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 74। लिथियम नहीं, एक मिनट, कहता हाँ, प्रश्न नंबर 72 देखते हैं। ब्लूटूथ तकनीक के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों इसमें जो है, इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है कि ये तीनों ही कथन ब्लूटूथ के बारे में सत्य हैं। ब्लूटूथ जो है ब्लूटूथ स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप द्वारा बनाए गए मानक पर आधारित है, या बिना लाइसेंस वाले 2.4 हर्ट्ज बैंड में काम करता है। आगे बैंड ब्रीथ जो है 1 से 24 Mbps के संस्करण के आधार पर इसे के 1 से 24 Mbps रेंज तक के रेंज वाली होती है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न नंबर 73। निम्नलिखित में से कौन सा मजबूत ईमेल पासवर्ड का उदाहरण है। दोस्तों इसमें से आप देख ही रहे होंगे ऑप्शन नंबर बी, ये बहुत ही प्रश्न था जो एक मजबूत ईमेल पासवर्ड का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 74। लिथियम आयन बैटरियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों इसमें जो है जो कथन दिए गए हैं, लिथियम आयन बैटरियां गैर रिचार्जेबल उपकरणों में उपयोग की जाने वाली सबसे आम बैटरियां हैं। लिथियम आयन बैटरियों का व्यापक रूप से लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन और ई बाइक, ई स्कूटर और पावर टूलों में प्रयोग किया जाता है। लिथियम आयन बैटरियां बहुत ज्वलनशील हो सकती हैं। तो दोस्तों इसमें जो तीनों ऑप्शन है तीनों सही हैं, इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे बढ़ते हैं, नियमों का एक सेट है जो सुरक्षा मापदंडों के आधार पर आने वाले और जाने वाले नेटवर्क ट्रैफिक को नियंत्रित करता है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फायरवॉल। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 76। में सभी ऑनलाइन गतिविधियां शामिल हैं जो जानबूझकर या अनजाने में रिकॉर्ड की जाती हैं, और वह तकनीक है जिसमें बड़े डेटा सेट से पैटर्न निकालना शामिल है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, डिजिटल फुट प्रिंटिंग और डेटा माइनिंग। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 66 देखते हैं। MS एक्सेल के बारे में गलत कथन की पहचान कीजिए। दोस्तों इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें सही ऑप्शन है ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें MS एक्सेल से संबंधित जितने कथन दिए गए हैं वो सत्य हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ई सही है, उपयुक्त में से कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं, MS वर्ड में सुविधा का उपयोग प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष पर सामग्री प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है, जबकि डॉट सुविधा का उपयोग कई प्राप्तकर्ताओं के लिए पत्रों या ईमेल को निजीकृत करने के लिए किया जाता है। तो इसमें जो है इसका सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, हेडर और मेल मर्ज। आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं प्रश्न नंबर 68। RAID तकनीक के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो दोस्तों इसका जो उपयुक्त ऑप्शन दिया गया है, फिर पूछा गया उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं। दोस्तों इसमें जो तीनों कथन दिए गए हैं तीनों सही हैं, उस हिसाब से इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न नंबर 77। जीरो डे वेलरेबिलिटी
से क्या तात्पर्य है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, एक कमजोरी जिसका हमलावरों को पता है लेकिन विक्रेता द्वारा अभी तक पैच ठीक नहीं किया गया है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 78, प्रॉक्सी सर्वर का प्राथमिक कार्य क्या है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, उपयोगकर्ता और इंटरनेट के बीच प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता है। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 79 IPv6 एड्रेस बिट्स लंबे होते हैं जबकि IPv4 जो एड्रेस बिट्स सिर्फ इतने लंबे होते हैं। तो दोस्तों जो IPv6 एड्रेस होता है वो 128 बिट्स होता है और जो IPv4 एड्रेस होता है वो 32 बिट्स होता है। इस हिसाब से इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 128 और 32 बिट्स। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 80, मेश वाईफाई सिस्टम पारंपरिक राउटर की तुलना में बेहतर घरेलू कवरेज प्रदान करता है। अभिकथन दिया गया है और इसका जो कारण दिया गया है, मेश वाईफाई एकल नेटवर्क नोड का उपयोग करता है जिससे वाईफाई डेड जोन कम हो जाते हैं। इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, अभिकथन सही है परंतु कारण जो है वो गलत है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न नंबर 81। दोस्तों अब जो है वो हमारे उत्तर प्रदेश की सामान्य जानकारी के प्रश्न हैं। इसमें से भी 20 प्रश्न आने थे तो वो भी हम देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने वैकल्पिक गैर परंपरागत ऊर्जा विक्रय संस्थान का संगठन किस वर्ष किया? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, 1993 में। आगे बढ़ते हैं, 82 नंबर देखते हैं, लाल बहादुर शास्त्री के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन दिया गया है, उनका जन्म मुगल सराय उत्तर प्रदेश में हुआ था। उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। उन्होंने भारत के दूसरे प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया था। तो उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? दोस्तों इसमें तीनों जो कथन दिए गए हैं तीनों सही हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पहला, दूसरा और तीसरा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 83, उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? दोस्तों ये बहुत ईजी प्रश्न है। भारत की पहली महिला राज्यपाल वो सरोजिनी नायडू थी। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 84, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित खिलाड़ियों का उनके संबंधित खेलों से मिलान कीजिए। तो दोस्तों इसमें जो है आप देख ही रहेंगे, पहला तो नाम भुवनेश्वर कुमार, ऑप्शन नंबर सी आप सी पे देखे रहेंगे जिनका संबंध क्रिकेट से है। तो हम ऐसे भी आंसर एलिमिनेट करके भी लगा लेते हैं कि सी का जो है चौथा किस में है। तो वो आप देख लीजिए, इसमें एक ही ऑप्शन है जिसमें सी का चौथा है, बाकी सब चेंज है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर ये कहाँ चला गया, 84 के बाद ये दूसरा आ गया है बीच में, इसको जाने देते हैं। हाँ 85 यहाँ से देखते हैं, उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम की किस धारा के तहत स्थानीय निकायों के निर्देशक की नियुक्ति की जाती है? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, धारा 31 का। आगे बढ़ते हैं, उन्नाव जिले का पूर्व नाम क्या था? दोस्तों जो उन्नाव जिला है इसका पूर्व नाम जो है वो सवाई कोदो है। तो इससे हिसाब से इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं, फिराक गोरखपुरी उत्तर प्रदेश के किस प्रसिद्ध उर्दू कवि का उपनाम था? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, रघुपति सहाय जो है इनका जो है प्रसिद्ध इनका जो नाम है वो फिराक गोरखपुरी था। ऑप्शन नंबर बी, रघुपति सहाय। आगे देखते हैं जो है 88 प्रश्न, उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, 1976 में। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश के किस वैज्ञानिक को 2021 में जी प्रोटीन युग्मित रिसेप्टर्स के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए
शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, डॉक्टर अरुण कुमार शुक्ला। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में कुष्ठ रोग पेंशन योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को कितनी मासिक जो है पेंशन प्रदान की जाती है? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, 3000 रुपये। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 91। जीरो पॉवर्टी शून्य गरीबी उत्तर प्रदेश अभियान के तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत में अत्यंत गरीब परिवारों की पहचान करने के लिए उपयोग किए जाने वाले त्रिस्तरीय तंत्र की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, एंड टू एंड डिजिटलीकरण और स्वचालित आरक्षितता रेटिंग अंतिम चयन निर्धारित करती है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न नंबर 92। उत्तर प्रदेश सरकार ने पेरिस ओलंपिक और पैरा ओलंपिक्स 2024 के पैरा ओलंपियंस को कितनी पुरस्कार राशि देती है? तो इसका जो सही आंसर है वो 22.70 करोड़ रुपए है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 93। उत्तर प्रदेश की कौन सी प्रमुख कवयित्री अपने साहित्यिक योगदान के लिए जानी जाती हैं और उन्हें 1988 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? इसका जो सही आंसर है उत्तर प्रदेश की जो प्रमुख कवयित्री हैं महादेवी वर्मा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न नंबर 94। उत्तर प्रदेश में कौन सा विश्वविद्यालय 2016 में स्थापित किया हुआ और कानपुर में स्थित है? तो इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी, हरकोट बटलर तकनीकी विश्वविद्यालय। ये जो है कानपुर में स्थित है। इसे 2016 में स्थापित किया गया था, ऑप्शन नंबर सी। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 94। इलाहाबाद संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए जिसके परिणाम स्वरूप उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों पर ब्रिटिश नियंत्रण हो गया? तो दोस्तों इलाहाबाद की जो संधि थी ये 1965 में की गई थी। थारू जनजाति नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र की सांस्कृतिक पहचान है? तो दोस्तों इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी है, तराई क्षेत्र का। फिर देख लेते हैं प्रश्न नंबर 97। लखनऊ के नवाब ने किस नवाब ने बड़ा इमामबाड़ा कॉम्प्लेक्स का निर्माण करवाया था? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, सफदरजंग ने करवाया था। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 98। वर्तमान मूल्यों पर 2024-25 में उत्तर प्रदेश का अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद GDP कितना है? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, 24.99 ट्रिलियन। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न नंबर 99। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले की साक्षरता दर सबसे अधिक थी? तो दोस्तों इसमें इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, गौतम बुद्ध नगर। दोस्तों उत्तर प्रदेश का जो गौतम बुद्ध नगर है इसकी साक्षरता दर सर्वाधिक है। आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं अपने आखिरी प्रश्न को, प्रश्न नंबर 100। उत्तर प्रदेश में जन्मे कौन से लेखक और कवि हैं जो उर्दू साहित्य के लिए जाने जाते हैं जिन्हें 1986 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, शमसुर रहमान फारूकी। आई होप दोस्तों आपको जो है इस प्रश्न आपने देखा होगा, आपको पसंद आया होगा। अगर आपको जो है वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट में बताइएगा। दोस्तों मैं आपके लिए जो है AGTA 2018 का भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आऊँगी। बाकी दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और हमारे चैनल से जुड़ना मत भूलिएगा। धन्यवाद।